हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, हम लोग की इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज चल रही थी। इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज में हम लोग ने पिछले लेक्चर में संसदीय शासन प्रणाली को पढ़ा था। आज हम लोग अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के बारे में जानेंगे। जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर जुड़े हैं तो उनको बता दें कि हम लोग इस चैनल पर IAS और PCS का जितना भी आपका GS2 का सिलेबस होगा पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम IAS PCS चैनल पर कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही जिनका भी ऑप्शनल राजनीति विज्ञान है तो उनका भी पूरा सिलेबस हम लोग श्री राम IAS PCS चैनल पर कंप्लीट करेंगे। आप लोग इस चैनल से जुड़ सकते हैं तथा अपनी तैयारी को और अच्छा बना सकते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है और उसे ये जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है किन किन देशों में लागू है। और फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने संसदीय शासन प्रणाली को बहुत अच्छे ढंग से देख लिया था। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े तो पिछले वाले लेक्चर को देख लें, जिससे आपको आज का लेक्चर भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज हम लोग देखते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या होती है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये जो संसदीय शासन प्रणाली है तथा जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, ये दोनों टॉपिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िएगा। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली तो शासन प्रणालियाँ दो प्रकार की होती हैं। जैसे हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था कि संसदीय शासन प्रणाली व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली कहाँ कहाँ लागू है? संसदीय शासन प्रणाली भारत में लागू है, ब्रिटेन में लागू है। शासन प्रणालियाँ दो प्रकार की होती हैं। एक संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली। दूसरी कौन सी है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली कहाँ कहाँ लागू है? ये भारत में लागू है और ब्रिटेन में लागू है, ब्रिटेन में लागू है। और अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहाँ लागू है? ये आपके अमेरिका में लागू है। अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यूक्रेन हो गया। तो यहाँ सब पे इन सभी देशों में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है। जबकि जो भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली लागू है। तो भारत ने संसदीय शासन प्रणाली को ब्रिटेन के संविधान से अपने संविधान में शामिल किया है। तो जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है उसे ब्रिटेन के संविधान से भारत के संविधान में शामिल किया गया है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ने कल डिस्कस कर लिए थे कि जो भारत में संसदीय शासन प्रणाली है इसे कहाँ से लिया गया है? इसे ब्रिटेन से अपनाया गया है। तो ये हम लोग ने कल डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। और ये कहाँ पे लागू है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली अमेरिका में लागू है, ब्रिटेन में लागू है और रशिया में लागू है। तो आज हम लोग इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता क्या होती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की पहली विशेषता होती है शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब क्या है कि कार्यपालिका के अपने सदस्य होंगे, विधायिका के अपने सदस्य होंगे और न्यायपालिका के अपने सदस्य होंगे। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं हो सकते हैं। तो शक्तियों के पृथक्करण में क्या होता है कि जो कार्यपालिका के अपने सदस्य होंगे वो कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होंगे। जबकि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है तो उसमें क्या होता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियों का सम्मिलन होता है, जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली हो गई इसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है। शक्तियों का पृथक्करण का मतलब क्या है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होंगे। तो पहली विशेषता शक्तियों का पृथक्करण। तो ये पहली विशेषता होगी किसकी शक्तियों का पृथक्करण? कार्यपालिका तथा विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण होता है। किसमें? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होंगे। जैसे ये सरकार के 3 अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका
व न्यायपालिका। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में शक्तियों का सम्मेलन होता है। किसकी? कार्यपालिका तथा विधायिका की शक्तियों का सम्मेलन होता है। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है उसमें क्या होगा कि उसमें कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। तो कार्यपालिका के अपने सदस्य होंगे, विधायिका के अपने सदस्य होंगे, कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। इसे कहते हैं शक्तियों का पृथक्करण। कि कार्यपालिका तथा विधायिका की शक्तियों का पृथक्करण का अर्थ क्या है कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। तो ये पहली विशेषता हो गई। जब कार्यपालिका के सदस्य इनके अपने सदस्य होते हैं, इनके अपने सदस्य होते हैं और न्यायपालिका के अपने सदस्य होते हैं, तो क्या होता है कि कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक टकराव की आशंका बढ़ जाती है, टकराव की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं है, तो एक तरह से जो कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक टकराव की संभावना बढ़ जाती है। जैसा कि अमेरिका में हुआ था कि कार्यपालिका, जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, तो अमेरिका के प्रेसिडेंट था जो अमेरिका की जो संसद है, तो उनके बीच एक टकराव उत्पन्न हुआ था, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, जो बोलचाल की भाषा में उसे कहते हैं शटडाउन। तो अमेरिका में जब ट्रंप थे तो बजट को लेके राष्ट्रपति ट्रंप तथा जो वहाँ की सीनेट है, जो वहाँ की संसद है, तो उनके बीच एक टकराव उत्पन्न हुआ था, जिसे जनरली क्या कहते हैं, शटडाउन। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका के अपने सदस्य होते हैं, विधायिका के अपने सदस्य होते हैं, तो एक तरह से कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक टकराव की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जबकि जो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वही जाके विधायिका के सदस्य होते हैं, तो एक तरह से यहाँ पे कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक शक्तियों का कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक सामंजस्य व समन्वय बना रहता है। जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका के सदस्य अलग होते हैं, विधायिका के सदस्य अलग होते हैं, तो एक तरह से यहाँ कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक टकराव की आशंका हो जाती है। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहली विशेषता इंपॉर्टेंट है कि शक्तियों का पृथक्करण होता है, यही अध्यक्षात्मक शासन की मूल विशेषता है। सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता क्या है कि शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षात्मक शासन की सबसे प्रमुख विशेषता है। और जो अध्यक्षात्मक शासन में ऐसा होता है कि जिसका कार्यपालिका में बहुमत हो वैसा जरूरी नहीं, वो जरूरी नहीं है कि उसका बहुमत उसी पार्टी का बहुमत विधायिका में भी हो। कार्यपालिका में किसी और पार्टी का बहुमत हो सकता है और विधायिका में किसी और पार्टी का बहुमत हो सकता है, जिस कारण कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक टकराव की आशंका बनी रहती है। जबकि भारत में क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जिस पार्टी का कार्यपालिका में बहुमत है उसी पार्टी का विधायिका में भी बहुमत होता है, जिस कारण कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच एक जो समन्वय और सामंजस्य बना रहता है। तो ये पहली विशेषता हो गई। तो इसमें क्या होता है कि टकराव की आशंका, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में टकराव की संभावना बनी रहती है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का पृथक्करण होता है। जब शक्तियों का पृथक्करण होगा तो एक टकराव की आशंका बनी रहेगी। दूसरा पॉइंट कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं। जब कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं होंगे तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, उत्तरदायी नहीं होते हैं। क्योंकि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के सदस्य नहीं है तो कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। जबकि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका के सदस्यों का निर्माण कहाँ से होता है, विधायिका से होता है, जिस कारण जो कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली में हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था कि जो कार्यपालिका का निर्माण कैसे होता है। संसदीय शासन प्रणाली में ये कार्यपालिका हो गई, ये विधायिका, कार्यपालिका का निर्माण संसद से होता है। ये हो गई संसद और ये हो गई कार्यपालिका। तो संसदीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका का निर्माण संसद से होता है, जिस कारण कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो विधायिका के सदस्य नहीं होते हैं, जिस कारण कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। संसदीय शासन में जो कार्यपालिका के सदस्य होते हैं वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, जबकि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य
जो अध्यक्षात्मक शासन में कार्यपालिका के सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जो जनता होती है उनके प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रत्येक 4 साल में निर्वाचन होता है और जनता के द्वारा तय किया जाता है कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। तो कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं जनता के प्रति सदस्य जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो ये 3 पॉइंट आपके लिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। एक, टकराव की संभावना बनी रहती है कार्यपालिका तथा विधायिका के बीच, एक टकराव की संभावना बनी रहती है। दूसरा कि कार्यपालिका के सदस्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तीसरा कि कार्यपालिका के जो सदस्य होते हैं वो जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। तो ये पहली इंपॉर्टेंट विशेषता आपको समझ में आ गई होगी। कहीं पे आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में जो शक्ति का केंद्र होता है, शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है। तो जो संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति का केंद्र कौन होता है? संसदीय शासन प्रणाली में शक्ति का केंद्र संसद होती है, जबकि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होगी उसमें शक्ति का केंद्र राष्ट्रपति होते हैं। तो शक्ति का केंद्र कौन होगा? राष्ट्रपति होंगे। जितने भी कैबिनेट मंत्री होंगे वो सभी कैबिनेट मंत्री राष्ट्रपति के अधीन होकर कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के अधीन होकर कार्य करते हैं, कार्य करते हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो, जैसे संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो प्रधानमंत्री के समकक्ष होते हैं, लेकिन जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होगा कि जो राष्ट्रपति, जो कैबिनेट मंत्री होंगे वो राष्ट्रपति के अधीन होकर कार्य करते हैं। वो राष्ट्रपति के एक तरह से राष्ट्रपति के नीचे वो जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो राष्ट्रपति के समकक्ष नहीं होते हैं, वो राष्ट्रपति के अधीन होकर कार्य करते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें प्रधानमंत्री समकक्षों में प्रथम होते हैं, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति केवल प्रथम होते हैं और जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो उनके अधीन होकर कार्य करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट कि स्थायित्व शासन होता है, स्थायित्व शासन होता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि जो कार्यपालिका तथा विधायिका का एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो कार्यपालिका तथा विधायिका का एक निश्चित कार्यकाल होता है। तो निश्चित कार्यकाल से पहले ना तो ना तो विधायिका को भंग किया जा सकता है, ना तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका का एक निश्चित कार्यकाल होता है, विधायिका का भी एक निश्चित कार्यकाल होता है। निश्चित कार्यकाल से पहले ना तो विधायिका को भंग किया जा सकता है, ना तो राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। जैसे अमेरिका में देखते हैं कि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति का होता है। तो एक निश्चित कार्यकाल से पहले 4 वर्ष से पहले राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया नहीं जा सकता है। तो ये एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसी तरह से जो अमेरिका में जो विधायिका है, जैसे एक सीनेट हो गई और एक दो विधायिका में 2 सदन है, एक सीनेट हो गई और एक कौन हो गया? एक हो गई प्रतिनिधि सभा। तो सीनेट का कार्यकाल एक निश्चित कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, तथा प्रतिनिधि सभा का जो कार्यकाल होता है वो 2 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो एक निश्चित कार्यकाल से पहले ना तो विधायिका को भंग किया जा सकता है, ना ही राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया हो। लेकिन यदि संसदीय शासन प्रणाली की बात करें, जैसे संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। लोकसभा में अविश्वास जो संसदीय शासन प्रणाली की यदि बात करते हैं तो जो कार्यपालिका होती है उसको
विधायिका के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा शासन से हटाया जा सकता है। प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाकर शासन से हटाया जा सकता है। ये किसमें होता है? संसदीय शासन प्रणाली में। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक निश्चित कार्यकाल होता है। जैसे तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा स्थायित्व शासन। स्थायित्व शासन, इसमें क्या होता है कि एक निश्चित कार्यकाल होता है, चाहे वो कार्यपालिका हो, कार्यपालिका, विधायिका व न्यायपालिका। जैसे विधायिका में 2 सदन होते हैं। जैसे अभी हम लोग अमेरिका की बात करें, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है, तो अमेरिका में एक सीनेट होता है, सीनेट होता है, दूसरा प्रतिनिधि सभा होती है, प्रतिनिधि सभा। तो इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और इनका होता है 6 वर्ष का। और जो राष्ट्रपति होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, 4 वर्ष का। तो इनका कार्यकाल निश्चित होता है। इस समय अवधि से पहले ना तो विधायिका को भंग किया जा सकता है, ना ही राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू है, तो भारत में क्या होता है कि लोकसभा के द्वारा प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद को अविश्वास प्रस्ताव लाकर कभी भी शासन से हटाया जा सकता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। लोकसभा जब चाहे अविश्वास प्रस्ताव लाकर प्रधानमंत्री को शासन से हटा सकती है। तो ये डिफरेंस होता है संसदीय शासन प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली व अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या डिफरेंस होता है। इसे तीसरा पॉइंट आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 4 वर्ष का कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का, और इधर 6 वर्ष का, और प्रतिनिधि सभा का होता है 2 वर्ष का। तो ये अभी हम लोग अमेरिका की बात करें, क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली लागू है, तो हम लोग अमेरिका को एग्जाम्पल मानते हुए चल रहे हैं। तो चौथी विशेषता देखते हैं। चौथी विशेषता होती है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख तथा प्रशासनिक प्रमुख एक ही व्यक्ति होते हैं। कौन होते हैं? राष्ट्रपति ही संवैधानिक प्रमुख होते हैं और राष्ट्रपति ही प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में एक जो संवैधानिक प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख तथा प्रशासनिक प्रमुख, प्रशासनिक प्रमुख एक ही व्यक्ति होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं तथा जो राष्ट्रपति होते हैं वही प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। तो जबकि संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होते हैं, जबकि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वास्तविक प्रमुख होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ये डिफरेंस होते, ये 4-5 हम लोगों ने डिफरेंस देखी, उनकी विशेषताएं भी देख लिया। तो ये चौथी विशेषता है, इसमें क्या होता है कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में संवैधानिक प्रमुख तथा प्रशासनिक प्रमुख एक ही व्यक्ति होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। जबकि जो संसदीय शासन प्रणाली होती है उसमें संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, जबकि जो प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हो गई, हम लोग ने अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषताओं को जान लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या डिफरेंस होता है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे कि संसदीय शासन प्रणाली तथा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या डिफरेंस होता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। और संसदीय शासन प्रणाली का पहला लेक्चर अपलोड हो गया है, तो उसे भी आप लोग देख लीजिए। आज अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली ये दूसरा लेक्चर है, तो पहले लेक्चर को जरूर देख लीजिए, इससे आने वाले लेक्चर आपको आसानी से समझ में आएंगे।
गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और आगे डिस्कस करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। थैंक यू सो मच गाइस।